गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 स्वयं की सूझ की यूनिट सेकेंड संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के बारे में हम जान रहे थे। तो यूनिट सेकेंड संप्रेषण कम्युनिकेशन के हम आज नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रभावशाली श्रवण और कक्षा शिक्षण में इसकी भूमिका, इफ़ेक्टिव लिसनिंग एंड इट्स रोल इन क्लासरूम टीचिंग। हमने इसके सामने क्लासरूम की एक फ़ोटो बताई गई है जिसमें टीचर क्लास में किस तरह से पढ़ाता है, कैसे शिक्षण करता है और छात्रों को भी शिक्षण की कैसी आदत होनी चाहिए, उनकी सुनने की आदत का कैसे विकास होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। प्रभावशाली श्रवण और कक्षा शिक्षण में इसकी भूमिका, इफ़ेक्टिव लिसनिंग एंड इट्स रोल इन क्लासरूम टीचिंग। यानी कि जब तक शिक्षक तथा छात्र के तथ्यों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा तब तक शिक्षक तथ्यों को भी ध्यानपूर्वक नहीं सुनाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम एक उदाहरण देखें तो हम जानते हैं कि जो इंडियन फैमिली होती है यानी कि भारतीय परिवार होते हैं तो उनमें देखा जाता है कि बच्चे अपने दादा दादी से कैसे आत्मीयता रखते हैं। इसके कारण पर विचार किया जाए तो ये तथ्य स्पष्ट होता है कि दादा दादी द्वारा छोटे बच्चों पर विशेष स्नेह का प्रदर्शन किया जाता है तथा वे बालकों की प्रत्येक बात पर बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बालक के मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि दादा दादी उसके प्रमुख सहयोगी हैं तथा उनके साथ ही अपनी समस्याओं एवं दुखों को बांटा जा सकता है। तो दादा दादी के प्रति पूर्ण विश्वास होने की स्थिति में बालक अपने माता पिता की तुलना में दादा दादी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है। तो यह कार्य दादा दादी के साथ ही नहीं वरन बालक द्वारा उन सभी के प्रति किया जा सकता है जिसमें बालक विश्वास रखता है। ठीक उसी तरीके से इस प्रकार की प्रक्रिया में कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संपन्न होती है कि जब तक शिक्षक शिक्षार्थी को अपने विश्वास में नहीं लेगा तब तक वह शिक्षक के तथ्यों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों में इस आदत का विकास करने के लिए सर्वप्रथम बालक को विश्वास में लेना अनिवार्य होगा। इस तरीके से बालक में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, यानी कि बालक की मनोदशा ज्ञात करना। तो कक्षा में सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को सर्वप्रथम बालक की मनोदशा का ज्ञात होना चाहिए। यदि बालक अध्ययन करने के लिए तैयार है तभी उसका ध्यान शिक्षक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की ओर जाएगा, अर्थात इस स्थिति में ही वह अधिक से अधिक तथ्यों को ध्यान से सुनने का प्रयास करेगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि छात्र की संपूर्ण समस्याओं को शिक्षक द्वारा ध्यानपूर्वक सुनना। यानी कि बालक में सुनने की आदत के विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं पहले छात्रों को सुनने का प्रयास करें। जब छात्र की संपूर्ण समस्याओं को शिक्षक द्वारा ध्यानपूर्वक सुनेगा तो उस स्थिति में शिक्षक छात्रों में ध्यानपूर्वक श्रवण की आदत का विकास कर सकेगा। तो क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षार्थी में शिक्षक के प्रति विश्वास उत्पन्न करती है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि शिक्षक को रुचिपूर्ण ढंग से विषय संबंधी ज्ञान को सिखाने का प्रयास करना। क्योंकि छात्र सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को रुचिपूर्ण ढंग से विषय संबंधी ज्ञान सिखाने का प्रयास कराना चाहिए। तो इसके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि शिक्षक को नवीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्र रुचिपूर्ण ढंग से विषय संबंधी ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित हो सके। तो इसके लिए शिक्षक को हमेशा नए नए तरीकों को यूज़ करना चाहिए, नई नई टेक्निकों को क्लासरूम में यूज़ करना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा और वह शिक्षण के प्रति उनकी रुचि विकसित होगी। तो इसके लिए एक टीचर को भी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए
उसे भी हमेशा नए नए मेथड को यूज़ करना चाहिए। किसी दिन उसे मॉडल के रूप में उसको टीचिंग करानी चाहिए, किसी दिन उसे चार्ट पर फ्लो चार्ट के रूप में टीचिंग करानी चाहिए। तो इस तरीके से कंटेंट को अलग अलग तरीक़ों से नई नई टीचिंग मेथड से पढ़ाने से बच्चों में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा और बच्चे भी टीचर के प्रति और नई शिक्षण विधियों के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे और वो विषय संबंधी ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। अब हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट है कि शिक्षक को शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना, यानी कि छात्रों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे छात्रों के अपने अस्तित्व का बोध हो सके तथा वह ध्यानपूर्वक शिक्षक कथन को सुनने के लिए प्रेरित हो सके। यानी कि अगर टीचर कुछ भी बता रहा है क्लास में कंटेंट के प्रति, तो छात्रों को इससे अगर छात्र पूरी तरीके से टीचर के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो कंटेंट उस स्टूडेंट्स को भी समझ में नहीं आएगा और टीचर को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, इससे छात्रों के अपने अस्तित्व का बोध हो सके, यानी कि छात्रों को वो अच्छे से समझ में आ सके, उन्हें लगे कि टीचर ने जो कंटेंट पढ़ाया है वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, हम इस पर कार्य कर सकते हैं। अगर टीचर बिना बताए ही हमें कुछ ओरल क्वेश्चन दे तो हम उसका जवाब दे सकें, तो इससे छात्रों के अस्तित्व का बोध होता है और इस तरीके से ध्यानपूर्वक सुनने से टीचर को भी इंटरेस्ट आता है और टीचर की लर्निंग से बच्चे भी अधिक खुश होते हैं और इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब हमारा नेक्स्ट 6th पॉइंट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग, यानी कि छात्रों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि रुचिपूर्ण ढंग से सीखने की प्रक्रिया संपन्न हो सके। यानी कि टीचर को समय समय पर क्लासरूम के अलावा उन्हें कंप्यूटर रूम में भी लेने जाना चाहिए, ताकि कंप्यूटर रूम में उन कंटेंट से प्रति उनके कुछ इमेज हो, वो इमेज बताने चाहिए, वो इमेज कैसे आते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उन पर किस तरीके का मॉडल बनाया जाता है, अगर सम्स है तो सम्स को किस तरह सुलझाया जा सकता है, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ड्राइंग है तो ड्राइंग में किस तरीके से चित्र बनाए जाते हैं, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, मैथ्स में ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मेथड होते हैं, तो उन मेथड को कंप्यूटर पे ले जाकर उनको सिखाना चाहिए कि किस तरीके से क्या कार्य होता है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन्हें कैसे उसमें कंप्यूटर पर ये स्क्रीन पर आते हैं, कैसे क्या करना चाहिए, इमेज कैसे आती है, ड्राइंग कैसे बनती है, इस तरीके से फाइल कैसे बनती है, सभी डेटा को अपनी अपनी फाइल में कैसे सेव करनी चाहिए, कैसे उनको यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से जो शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग है वो बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, ताकि टीचर की लर्निंग का भी पता चले कि टीचर भी एबिलिटी वाला है और स्टूडेंट्स का भी पता चले कि उनकी लर्निंग अच्छे से हो रही है, तो उनमें अच्छे से डेवलपमेंट विकास अच्छे से हो रहा है, कि हर तरीके का उनका विकास हो रहा है, मानसिक योग्यता, मानसिक सामाजिक विकास और इस तरीके से उनके तर्क शक्ति का भी अच्छे से विकास होता है, ताकि वो है ना हर कार्य को कम समय में अच्छे से समस्या का समाधान करने में सक्षम हो सके। तो इस तरीके से शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करने से बच्चे नवीन टेक्नोलॉजी के बारे में भी अवगत हो जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि आने वाले समय में किस तरीके की टेक्नोलॉजी चलेगी, उस पर किस तरीके से कार्य किया जाएगा। तो इस तरीके से समय समय पर टीचर को शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के बारे में अवगत कराना चाहिए। फिर हमारा 7th पॉइंट है कि शिक्षक द्वारा उचित संप्रेषण की व्यवस्था स्थापित करना, यानी कि छात्रों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा उचित संप्रेषण की व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे छात्र अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके तथा शिक्षक के तथ्यों को भी ध्यानपूर्वक सुन सके। इसका मतलब ये है कि टीचर को समय समय पर संगोष्ठी, सेमिनार या ग्रुप डिस्कशन रखना चाहिए, ताकि इससे क्या हो, बच्चे और स्टूडेंट के बीच में ग्रुप डिस्कशन होगा या सेमिनार होगा तो किसी टॉपिक पर जो वार्ता होगी तो उसमें वो वार्ता
उस टॉपिक पर किस तरीके की समस्या चल रही है, उसका समाधान कैसे होगा। इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में जब वाद विवाद होगा, यानी कि पक्ष विपक्ष में जब बातें होगी, तो उससे पता चलेगा कि किस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि शिक्षक भी छात्रों के तथ्यों को सुनेंगे, बातों को सुनेंगे, और छात्र भी शिक्षक की बातों को सुनेंगे कि उसका कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है। तो पक्ष विपक्ष की दोनों तरीके की बातें उनके सामने रखी जाएंगी। इस तरीके के सेमिनार, संगोष्ठी या ग्रुप डिस्कशन समय समय पर कक्षाओं में भी आयोजित किए जाने चाहिए। और समय समय पर कभी बड़े लेवल पे भी सेमिनार का आयोजन करना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को उनमें इंक्लूड किया जाए, सभी बच्चों को उनकी जानकारी मिलनी चाहिए। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है उसके उस टॉपिक पर भी बात करनी चाहिए कि क्या वो, जैसे कि आज के समय में हमारा कोविड-19 की प्रक्रिया बहुत ही हावी होती जा रही है। ये जो प्रोसेस चल रहा है महामारी का, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस पर भी स्टूडेंट्स और जो टीचर का आज ऑनलाइन ये ऐसे सेमिनार, संगोष्ठी, ग्रुप डिस्कशन होने चाहिए, किसी पक्ष विपक्ष की वार्ता होनी चाहिए, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। और जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, तो उनके मन में क्या है, तो इस तरीके की उनके मन की जो बातें होगी, वो क्या चाहते हैं उसके प्रति, उस कार्य के प्रति, उस टॉपिक के प्रति, तो क्या होना चाहिए, इस तरीके की सभी बातें निकल कर सामने आती है। तो टीचर और स्टूडेंट को भी इस तरीके से समय समय पर ऐसे संगोष्ठी, ग्रुप डिस्कशन कराने चाहिए, ताकि उनके तथ्यों को टीचर भी छात्रों के तथ्यों को सुन सके और छात्र भी टीचर के तथ्यों को सुन सके। इस तरीके से इंटरेस्ट भी डेवलपमेंट होता है और समस्या का समाधान भी होता है और लर्निंग भी अच्छे से होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है 8, शिक्षक की कक्षा में सहयोगी की भूमिका होनी चाहिए। यानी कि सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को कक्षा में सहयोगी की भूमिका होनी चाहिए। अर्थात शिक्षक को छात्रों की समस्त शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं के समाधान में सकारात्मक रूप से सहयोग करना चाहिए। यानी कि टीचर को हमेशा पॉजिटिव व्यू में रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हर कार्य के प्रति उसका पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ताकि उन्हें बच्चों को ये सिखा सके कि लाइफ में जो भी कार्य करना है हमेशा सकारात्मक सोच के हिसाब से सहयोग करते हुए करना चाहिए। तो टीचर को छात्रों के साथ सहयोगी प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, ताकि छात्र में ऐसी कोई भावना ना आ सके कि उन्हें अगर पढ़ाई के प्रति अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो टीचर को चाहिए कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करे, वो नई नई टेक्निकों को यूज़ करें। अगर छात्र या छात्रा को किसी तरीके से कोई पारिवारिक भी समस्या है, तो उन्हें अपने पास बुलाकर उनके साथ सहयोगी मित्रता का व्यवहार करते हुए उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि उसे किस तरीके की समस्या है, उसे पढ़ाई के प्रति उसकी, अगर वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी किसी दूसरी तरीके से कोई समस्या है, तो उसकी वो पढ़ाई को आगे नियमित रूप से जारी नहीं कर सकती है, तो उसे ये बात तो उसे पूछनी चाहिए। और अगर उसे समस्या है अर्थोपार्जन की या इनकम की, तो उसका समाधान करना चाहिए। उसे प्रिंसिपल को ये बात बतानी चाहिए, ताकि प्रिंसिपल किसी न किसी तरीके से कुछ सहायता अनुदान उस छात्रा को दे सके। इसी तरीके से और भी बहुत समस्या होती है बच्चों में कि छात्रों में अगर पढ़ाई के प्रति या फिर और भी कुछ अपने पारिवारिक समस्या होती है, तो उनका भी टीचर को थोड़ा समस्या को सुलझाना चाहिए। अगर हो सके जितनी कोशिश करके उन समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए, ताकि वह उस छात्र का उस शिक्षक के प्रति भी सम्मान जागृत हो सके और वो अपने शिक्षण के प्रति रुचि जागृत कर सके, ताकि वह शिक्षक की बातों को भी अच्छे से सुन सके और उसमें शिक्षक जैसी योग्यता हो ऐसा कार्य वह कर सके। तो वो अपने अंदर ऐसी भावना ला सके, ताकि वह हमेशा पॉजिटिव रहे और अपने कार्य को अच्छे से अपने कार्य को अच्छे से कार्य का सुलझाना कर सके। उसे कोई समस्या हो तो उसका समाधान कर सके। तो इससे शिक्षक को भी छात्रों में ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और उन छात्रों को भी अपने शिक्षक से ऐसी योग्यता का विकास करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 9th पॉइंट कि शिक्षक को कक्षा में निष्पक्षता एवं समानता का व्यवहार करना चाहिए। यानी कि छात्रों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को कक्षा में निष्पक्षता एवं समानता का व्यवहार करना चाहिए।
जिससे छात्रों में हीन भावना का जन्म न हो तथा सभी छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षक के तथ्यों का श्रवण कर सके। यानी कि टीचर को हमेशा क्लास में ये नहीं कि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो हमेशा उसी से क्वेश्चन को सोल्व कराना चाहिए या उसी से क्वेश्चन का आंसर मांगना चाहिए, इस तरीके की भावना नहीं रखनी चाहिए। और जो वीक बच्चे हैं उनकी तरफ भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि उन वीक बच्चों में कमज़ोर जो छात्र होते हैं उनके प्रति शिक्षक के लिए हीन भावना न उत्पन्न हो सके। क्योंकि कमज़ोर छात्र हमेशा उनके मन में यही होगा, अरे टीचर तो हमेशा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उन्हीं को पूछता है, हमें तो पूछते भी नहीं है, तो वो चुपचाप ही बैठे रहते हैं। तो टीचर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि सभी छात्र अच्छे से एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें और सभी छात्र एक दूसरे के साथ निष्पक्षता और समानता का व्यवहार कर सकें। और टीचर में भी ये भावना होनी चाहिए कि निष्पक्षता और समानता की भावना रखें और सभी छात्रों को बराबर इम्पोर्टेंस दे, सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए सभी से क्वेश्चन के आंसर मांगे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही उन्हें सिर्फ एक दो स्टूडेंट ही अच्छे लगते हैं तो सिर्फ उन्हीं से बातें करें, उन्हीं से क्वेश्चन पूछें। बनस्पत ये है कि उन्हें क्लास के हर एक स्टूडेंट पे पूरा ध्यान देना चाहिए, कौन सा छात्र किस तरीके से कार्य करे ये भी पूरा नॉलेज उन्हें होना चाहिए। हर छात्र की एबिलिटी का पता होना चाहिए ताकि ये पता रहे कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो कार्य को जल्दी करता है, लेकिन जो लेज़ी स्टूडेंट है जो धीरे करता है या फिर वीक स्टूडेंट है तो उसके लिए किस तरीके से कार्य उसको देना चाहिए, इस तरीके की एबिलिटी टीचर में होनी चाहिए। तो इससे छात्रों में भी हीन भावना का जन्म नहीं होगा और छात्र सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे क्योंकि सभी छात्रों को एक समान कार्य मिलेगा और जो कार्य धीरे करते हैं उनके लिए उनके हिसाब से कार्य को दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से छात्र भी ध्यानपूर्वक शिक्षक के तथ्यों को सुनेंगे और छात्र भी ध्यानपूर्वक शिक्षक के तथ्यों को सुनेंगे और शिक्षक का भी छात्रों के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होगा और उनकी अधिगम लर्निंग अच्छी होगी। थैंक यू।